राधिका, जरा बाहर देख तो, सूरज सिर पर आ गया। वो गीता आई थी क्या सूट लेने? नहीं माँ जी, वो तो सुबह ही नहा के बड़बड़ाते हुए निकली थी। कह रही थी गरीबों की सिलाई का क्या भरोसा। हमारा काम गरीबों वाला जरूर है बहू, पर हाथ की कढ़ाई देख। वो अमीर भी तारीफ करते हैं, बस किस्मत थोड़ी कंगाल है। कोई बात नहीं माँ जी, कहने वाले को कहने दीजिए, हम उनका मुंह तो बंद नहीं करा सकते ना। ठीक है माँ जी, मैं पानी भरने तालाब पर जा रही हूँ। ठीक है बहू। इसके बाद राधिका घर से मटका उठाकर बाहर तालाब की ओर जाने लगती है। कुछ देर बाद वो तालाब के पास पहुंच जाती है, जहां पहले से ही गांव की कुछ औरतें पानी भर रही थी। लो, आ गई दर्जन की बहू। रोज एक ही फटी हुई साड़ी पहन के आ जाती है। अरे राधिका बहू, तुम्हारी सासू माँ आजकल बहुत बड़ी डिजाइनर बन गई है क्या? गांव की गुदड़ी से शादी की ड्रेस बना देगी क्या? ऐसा कहकर सभी फिर हंसती हैं। सही कहा। हम तो बस मेहनत करते हैं चाची, बाकी भगवान जाने। अरे मेहनत करने वाली तो गाय भैंस भी होती है। पर वो सजती नहीं। तुम भी थोड़ी सजी धजी रहा करो। जो सिला हुआ नहीं पहनते वो क्या सजेगा? आप लोगों को तो बस बातें बनाना आता है। अरे बहनों, और इसके सास की बातें सुनो। पिछली बार कह रही थी, मैंने तो अभी भी मशीन से पैसे कमाए हैं, तो फिर घर के छप्पर अभी तक क्यों टपकते हैं? ऐसा कहकर सभी फिर हंसती हैं। राधिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राधिका लौट कर घर पर आ जाती है, घड़ा रखती है और आंसू पोंछती है। ऐसा करते हुए कौशल्या उसे देख लेती है। क्या हुआ बेटी? फिर वही तालाब वाली औरतें? हाँ अम्मा, आज तो मेरे कपड़ों को लेकर मजाक उड़ाया और आपको भी नहीं छोड़ा। कह रही थी कि घर अब तक टपकता है, दर्जी सास सिलाई का घमंड करती है। बोलने दो उन्हें, हमारी हालत पर नहीं, हमारी मेहनत से जलते हैं। पर कब तक अम्मा? ये रोज रोज का अपमान सहना मुश्किल हो जा रहा है। मत घबराना बेटी, जिस दिन हमारी मेहनत बोल उठेगी, वही जुबानें चुप हो जाएंगी। खैर, अब जाने दे, हरिया के आने का समय हो गया है। शाम हो चली है, कुछ देर में रात भी हो जाएगी। एक काम कर, जल्दी से खाना बना ले। जी माँ। इसके बाद राधिका सभी के लिए खाना बनाने लगती है। तभी रात में हरिया मजदूरी करके अपने घर आता है। अरे आ गया बेटा? हाँ माँ, मैं आ गया, और साथ में आपकी घुटनों की दवाइयाँ भी लेकर आया हूँ। अरे बेटा, तू दवाइयाँ क्यों लेकर आया है? अब तो इन घुटनों के दर्द की मुझे आदत सी हो गई है। खामखाही तूने ये पैसे दवाई में लगा दी। अरे माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? हाँ माँ जी, भला दवाइयों में पैसे लगाना कहाँ की फिजूल खर्ची हुई? खैर छोड़िए आप दोनों इन सब बातों को। वो जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आप दोनों के लिए खाना परोसती हूँ। हाँ हाँ राधिका, जल्दी से खाना लगा दो, मुझे बहुत तेज से भूख लग रही है। और ये लो 150 रुपए। आज की मजदूरी 300 मिली थी, जिसमें से 150 रुपए की दवाई लेकर आ गया, और 150 रुपए तुम्हें दे रहा हूँ घर खर्च चलाने के लिए। जी। इसके बाद वो सभी एक साथ मिलकर खाना खाने लगते हैं और फिर अपने गरीब कुटिया में सो जाते हैं। ऐसे ही राधिका के ससुराल वालों की जिंदगी गरीबी में बीत रही थी। एक सुबह जब कौशल्या सिलाई मशीन पर कपड़े सिल रही थी कि तभी ममता वहां पर आ जाती है। अरे कौशल्या बहन, कहाँ हो? ये लो तुम्हारे 500 रुपए। अरे ममता बहन, ये 500 रुपए किस बात के? अरे तुम भूल गई, पिछले हफ्ते ही तो मेरी बेटी की शादी थी और उसका लहंगा तुमने ही बनाया था। मैंने तुम्हें पूरे पैसे थोड़ी ना दिए थे। उस समय थोड़ी पैसों की तंगी चल रही थी, इसीलिए मेरे भी ध्यान से उतर गया। खैर, अब ये लो। अच्छा अच्छा, वो पैसे, हाँ वो तो मैं भूल ही गई थी। ममता काकी बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं बिटिया, राधिका बहू, चाय बनाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी ही चाय पी कर आई हूँ। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, बस ये पैसे ही देने आई थी। ठीक है ममता बहन।
इसके बाद ममता वहां से चली जाती है। इसी प्रकार से दिन भर में कौशल्या के घर पर कोई न कोई ग्राहक आता ही रहता था। ऐसे ही समय बीत रहा था और एक रोज गांव की औरतें ठेले वाले से सब्जी खरीद रही होती हैं। अरे बहन, मैंने सुना है कि मुखिया जी की बहू का जन्मदिन है। हाँ, मेरे भी कानों तक उड़ते उड़ते यही बात आई है। सुना है कि मुखिया जी की बहू अपने जन्मदिन की पार्टी एक बड़े से बैंकेट में कर रही है। फिर तो वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे और बहुत अच्छे कपड़े पहने होंगे। हाँ हाँ बहन, बिल्कुल। वैसे भी आज गांव के चौपाल पर सभी गांव वालों को आना है, खास करके गांव की औरतों को। हाँ, लग रहा है कोई विशेष बात कहनी है मुखिया जी को। वैसे राधिका, तुम भी आओगी ना गांव के चौपाल के पास? जी, मैं भी आऊंगी। ऐसा कहकर राधिका सब्जी खरीद कर दोबारा से अपने घर चली जाती है। ऐसे ही कुछ घंटे बीत जाते हैं। गांव के चौपाल में मुखिया रामलाल और उसकी पत्नी सुनीता, सास विभा बैठी है। साथ ही वहां पर गांव की कुछ औरतें भी मौजूद हैं। इस बार मेरा जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाएगा। गांव की सारी औरतें आमंत्रित है, लेकिन ध्यान रहे कोई भी सस्ती साड़ी या घिसे पिटे कपड़े ना पहन कर आए। पार्टी ड्रेस पहनकर ही आना होगा। यही मेरे जन्मदिन का पार्टी ड्रेस का कोड है। वाह बेवा बहू, अब मजा आएगा। दर्जन के बहू को देखेंगे कैसे भागती है इधर से उधर। उसके पास तो पहनने लायक एक साड़ी नहीं, पार्टी ड्रेस कहाँ से लाएगी? ना आए तो अच्छा ही है। तस्वीरें बिगड़ जाती है ऐसे लोगों से, और मैं अपने जन्मदिन को बिल्कुल भी खराब नहीं होने दूंगी। राधिका ये सब बात दूर से ही सुन लेती है और चुपचाप से घर लौट जाती है। माँ जी, पार्टी में जाना है क्या? क्यों नहीं बहू, सब जाएंगे तो हम क्यों नहीं। पर कपड़े हमारे पास तो कुछ नहीं है, और वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आएंगे। वही गांव की औरतें हमारे बारे में तरह तरह की बातें कर रही थी। बहू तू फिक्र मत कर, इस बार तेरे लिए मैं ऐसी ड्रेस बनाऊंगी कि गांव वालों का मुंह खुला का खुला रह जाएगा, और वो कभी भी किसी गरीब का मजाक उड़ाने से पहले सपने में भी 100 बार सोचेंगे। मेरे पास एक पुरानी साड़ी है तेरे ब्याह की, उसमें कुछ झालरें और पाट लगाऊंगी। जो मेरे पास बचा है सब कुछ लगा दूंगी। तू तैयार रह, इस बार तेरा ड्रेस सबसे अलग होगा। इस तरह कई दिनों तक कौशल्या दिन रात मेहनत करके डोरियां, घुंघरू, मोती, झालरें जोड़कर राधिका के लिए शानदार ड्रेस बनाती है। माँ जी, ये तो किसी डिजाइनर का ड्रेस लगता है, जैसे किसी अमीर घराने का पार्टी ड्रेस हो। अरे तेरी सास ही गांव की पहली डिजाइनर है, सिर्फ दुकान नहीं है, वरना दिल्ली तक नाम होता। मैं तो अपने जमाने की सबसे मशहूर डिजाइनर हूँ। हाँ हाँ माँ जी, आप सच में रही होंगी। जब आप इतना शानदार पार्टी ड्रेस तैयार कर सकती हैं, तो फिर आप कुछ भी कर सकती हैं। ठीक है बहू, अब ज्यादा तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह से विवाह का दिन आ जाता है, जहां पार्टी वाले दिन सभी औरतें पहुंची हुई होती हैं। वो चमकते गहने, भारी ड्रेस और विभा चमचमाता हुआ गाउन पहनकर सबके बीच घूम रही है। तभी दरवाजे पर हलचल होती है, जहां राधिका आती है, वो भी अपनी सास के सिले हुए ड्रेस पहनकर। अरे ये कौन है? राधिका, पर ये तो कमाल का है। हाँ, कहाँ से खरीदा है? खरीदा नहीं, मेरी माँ जी ने सिला है, उस सिलाई मशीन से जिसका वो लोग मजाक उड़ाते हैं। इस तरह राधिका के बोलने पर भीड़ में सन्नाटा हो जाता है। सब कौशल्या को देख रहे होते हैं, जिसके बाद मुखिया रामलाल आगे बढ़ते हैं। कौशल्या दीदी, आप तो गांव की शान बन गई हो। अगली पंचायत में महिला सिलाई प्रशिक्षण केंद्र आप ही चलाइएगा। अरे पर मुखिया जी। अब आप मना मत कीजिएगा। ठीक ही तो है माँ जी, हाँ कह दीजिए। ठीक है। इस तरह हाँ सुनते ही तालियां बजती हैं। सास बहू एक दूसरे को देखते हैं, आंखों में आत्मसम्मान की चमक होती है। राधिका और बाकी औरतों को कौशल्या के हुनर पर गर्व होता है, और इस तरह सभी पार्टी को खूब एंजॉय करते हैं। इसी तरह से कुछ दिन बाद सिलाई प्रशिक्षण केंद्र खुल जाता है। राधिका और कौशल्या नई लड़कियों को ट्रेनिंग दे रही हैं। तालाब की वो औरतें अब अपने बच्चों की ड्रेस सिलवाने के लिए खुद ही वहां पर आती हैं। कौशल्या दीदी, मेरी बहू का भी ड्रेस आप ही सिलेंगी ना? जरूर, लेकिन मेहनत और इज्जत का दाम लगाऊंगी।
ये सुनकर राधिका हंसती है। सारा गांव अब उन्हें सम्मान की नजरों से देखता है। मोरल ऑफ द स्टोरी, दोस्तों, जो हाथों से बनी रोटियां मिलती हैं वो सोने की थाली से ज्यादा सुकून देती हैं। तो आशा करता हूं कि आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी होगी। आरती बेटा जरा कम खा, कल तुझे लड़के के घर वाले देखने के लिए आ रहे हैं। क्या माँ, आप भी मुझे खाना खाने से मना कर रही हो? क्या मैं आपको भी मोटी लगने लगी हूँ? बताओ जरा। नहीं मेरी बच्ची, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मैं तो बस ये कह रही थी कि तू थोड़ा कम खा, नहीं तो तुझे गैस की प्रॉब्लम होगी। अच्छा ऐसा क्या? फिर ठीक है। दरअसल आरती की माँ इस बात से बेहद ही परेशान थी कि उसकी बेटी बचपन से ही मोटी है और उसे ज्यादा खाना खाने का शौक है। आरती के मोटापे की वजह से आज तक उसकी शादी नहीं हो पाई थी। उसके लिए कई रिश्ते आए, लेकिन किसी ने भी उससे शादी करने की हामी नहीं भरी। सुमित्रा ने बड़े ही मुश्किलों से आरती के लिए एक अच्छे घर का रिश्ता ढूंढा था, जिसे आरती के मोटापे से कोई समस्या नहीं थी। ऐसे ही आज का दिन बीतता है और अगली सुबह कुसुम अपने बेटे आलोक के साथ सुमित्रा के घर आरती को देखने के लिए आते हैं। बहन जी, आपकी बेटी थोड़ी दिखने में कुछ ज्यादा ही हेल्दी है, पर फिर भी मुझे इससे कोई समस्या नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरा बेटा आलोक कुछ ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। आपको इस बात से कोई आपत्ति तो नहीं है? नहीं नहीं बहन जी, मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है। क्या हुआ, अगर लड़का कम पढ़ा लिखा है तो वो अपने पैरों पर खड़ा तो है। बाकी एक बार आप आलोक बेटा से भी पूछ लीजिए कि उन्हें आरती पसंद है या नहीं। अब जब माँ को आरती पसंद है तो मुझे भी पसंद है। तो ठीक है, फिर मैं पंडित जी से शुभ मुहूर्त निकलवा कर आपको बताती हूँ। तो फिर क्या था, कुछ दिनों बाद आरती और आलोक की शादी हो जाती है। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ चीजें सही होते हुए भी समाज उसे सही रहने नहीं देता। कुछ ऐसा ही होता है आरती के साथ भी। आरती शादी करके अपने ससुराल आ जाती है। आओ बहू, अंदर आओ, आज से ये घर तुम्हारा हुआ। जी माँ जी। नीलम बेटी, जाओ अपनी भाभी को उनका कमरा दिखा दो। आज शाम को बहू की मुंह दिखाई है, तब तक ये थोड़ा आराम कर लेगी। ठीक है माँ, चलिए भाभी। इसके बाद नीलम आरती को उसका कमरा दिखा देती है। ऐसे ही सुबह से शाम हो जाता है और अब कुसुम की बहू आरती की मुंह दिखाई के लिए धीरे धीरे मेहमान आने लगते हैं। अरे यशोदा बहन, तुमने कुसुम की बहू को देखा? वो कितनी मोटी है, बिल्कुल किसी भैंस की तरह। अरे हाँ बहन, सही में पता नहीं कुसुम ने आलोक के लिए इस लड़की को क्यों चुना। ये लड़की तो दिखने में पूरी की पूरी बुलडोजर है, बुलडोजर। अरे थोड़ा आराम से बोलो, कहीं कुसुम हमारी बात सुन ना ले। तभी वहां पर कुसुम आ जाती है। अरे आप सभी ने खाना वगैरह खाया या नहीं? हाँ कुसुम बहन, खा लिया हम सभी ने खाना। कुसुम बहन, मानना पड़ेगा, आपने पूरे मोहल्ले में सबसे हटके बहू लेकर आई हो। बिल्कुल लाखों में एक। सच में आपकी बहू हीरा है, हीरा। जी जी, शुक्रिया। इस तरह मुंह दिखाई में वहां मौजूद सभी सदस्य आलोक और आरती की जोड़ी को देखकर काफी मजाक उड़ाते हैं। इसका अनुमान कहीं न कहीं कुसुम को भी था, लेकिन वो अब कुछ नहीं कर सकती थी। ऐसे ही मुंह दिखाई की रस्म खत्म हो जाती है। आलोक जी, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने सुबह से बस 15 रोटी ही खाई है और अब मुझसे ये भूख और बर्दाश्त नहीं हो रही। क्या? ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आता हूँ, रुको। इसके बाद आलोक किचन से आरती के लिए छोले भटूरे लेकर आता है। वाओ, छोले भटूरे, ये तो मेरे फेवरेट है, फेवरेट। थैंक यू आलोक जी। ठीक है, खा लो अब तुम। फिर क्या था, आरती इस छोले भटूरे की थाली को 2 मिनट में ही चट कर जाती है। आलोक जी, मेरा पेट नहीं भरा, मुझे और खाना है। क्या सच में तुम्हारा पेट नहीं भरा? यार मैं कहाँ फंस गया यार। क्या हुआ? अब कुछ नहीं, मैं अभी लेकर आता हूँ। इसके बाद आलोक किचन से छोले भटूरे लेकर आता है और आरती खाती जाती है। उसने एक एक करके कई प्लेट छोले भटूरे खा लिए थे और ये देखकर आलोक काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। बस ये आखिरी है, अब इससे ज्यादा और नहीं खाऊंगी, नहीं तो आप भी कहने लगेंगे कि मैं कितनी पेटू हूँ। मैंने तो बस 2 प्लेट ही छोले भटूरे खाए होंगे। सही कहा ना आलोक जी? क्या 2 प्लेट? 15 चक्कर तो मैं किचन के और यहाँ लगा चुका हूँ।
और इस भैंस को सिर्फ 2 प्लेट नजर आ रहे हैं। ये तो वो है जो इसने अभी खाए हैं। हाँ हाँ आरती, तुमने कहाँ ज्यादा खाना खाया है? चलो अब आगे का कार्यक्रम करते हैं। हाँ आलोक जी, लेकिन मुझे खाना खा लेने के बाद बहुत तेज नींद आती है, तो क्या मैं सो जाऊं, थोड़ा सा आराम कर लूं? ये बात सुनकर आलोक थोड़ा हैरान सा हो जाता है, क्योंकि आज उनकी सुहाग रात थी। लेकिन इस तरह से आरती की मासूमियत देखकर उसे सोने से मना नहीं कर पाता है। ठीक है, तुम एक काम करो, आराम से सो जाओ। जी, आप भी सो जाइए। इसके बाद आलोक और आरती दोनों एक साथ सो जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता है और इस तरह से समय के बीतने के साथ साथ आरती के खाना खाने पर कोई भी काबू नहीं रहता। भाभी, आपने अभी तो खाना खाया था, फिर ये गोलगप्पे क्यों खा रही हो? वो क्या है ना दीदी जी, मुझे गोलगप्पे बहुत ज्यादा पसंद है और मैं गली में गोलगप्पे वाले को दिखी तो मुझे जरा भी रहा नहीं गया और मैं गोलगप्पे खरीद कर खाने लगी। भाभी, आप थोड़ा अपने खाने पर कंट्रोल कीजिए। मैं आपको खाना खाने से मना नहीं कर रही, लेकिन आप खुद ही देखिए, आपकी इस तरह खाना खाने से आपका वजन कितना ज्यादा बढ़ गया है। साथ ही अब तो गली मोहल्ले की औरतें भी आपको मोटी मोटी कहकर चिढ़ाने लगी हैं। ओहो दीदी, आप भी क्या गली मोहल्ले की बातें लेकर बैठ गई? उनका तो काम ही है चुगली चपाटी करना, उनके पास और काम ही क्या है? तभी वहां पर कुसुम आ जाती है। नहीं आरती बहू, नीलम सही कह रही है, तुम्हें अपने अनियमित खान पान पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इससे तुम्हारा ही शरीर का नुकसान है। इस तरह वजन बढ़ने से बीमारियां शरीर के अंदर दाखिल हो जाती है। माँ जी, दीदी, आप दोनों ये साफ साफ क्यों नहीं कह रही हैं कि मेरे खाने से आपको समस्या है? आपको तो यही लगता है कि मैं इस घर का सारा राशन ही खा जाती हूँ। ये कहते हुए आरती रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही सुबह से शाम हो जाती है। आरती, माँ ने और नीलम ने मुझे सब कुछ बता दिया है। वो तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, वो तो बस तुम्हें समझा रही थी। अब आलोक जी, आप भी मुझे यही कहेंगे? नहीं बाबा, चलो माँ और नीलम की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, ठीक है? अब गुस्सा थूक भी दो। और ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। ढंढणांग, पिज्जा। आरती पिज्जा का नाम सुनते ही अपना सारा गुस्सा थूक देती है और पिज्जा को आलोक के साथ मिलकर खाने लगती है। आलोक आरती से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो उसकी बातों को कभी नहीं काटता था। आलोक जी, एक आप ही हो जो मुझे समझते हो, नहीं तो गली मोहल्ले यहाँ तक कि घर के सदस्य भी मुझे भुक्कड़ समझते हैं। अब आप ही बताइए, क्या मैं सच में भुक्कड़ हूँ, मोटी हूँ? नहीं बाबा नहीं, तुम भुक्खड़ नहीं हो यार। लेकिन हाँ, इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि तुम्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। खान पान के साथ साथ योगा, व्यायाम और मतलब जो भी एक्सरसाइज है शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि तुम्हारा शरीर जो है ये अच्छा रहे और तुम भी मतलब हेल्दी रहो। आलोक जी, मुझसे ये सब नहीं होता ना, आप तो जानते ही हो। ठीक है, लेकिन मैं तो तुम्हें बस समझा रहा था। ठीक है, अब तुम बीमार पड़ जाओगे तो फिर मुझे मत बोलना ही। ठीक है, अब आप भी मुझे ज्ञान मत दीजिए। इस तरह आरती किसी की बात नहीं सुनती है और वो लगातार कुछ ना कुछ खाया करती है, जिससे धीरे धीरे उसकी तबीयत पर भी असर पड़ रहा था। और एक दिन अचानक से ही ज्यादा खाना खा लेने की वजह से उसको फूड पॉइजनिंग हो जाती है, जिसके कारण उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ता है। देखिए, आपको ये बताना चाहूंगा कि आरती जी शायद लगातार कुछ ना कुछ खाया करती हैं, जिस कारण से उनका पाचन तंत्र काफी हद तक डैमेज हो गया है। उनके लिवर ने सही तरह से काम करना बंद कर दिया है और इसी कारण से उन्हें फूड पॉइजनिंग हुई है। डॉक्टर साहब, मैंने अपनी पत्नी को बहुत बार समझाया, लेकिन वो समझती नहीं है। लेकिन वो ठीक तो हो जाएगी ना? देखिए, अभी कुछ कह पाना बहुत मुश्किल है, हमें आरती जी का ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऐसा कहकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। वहीं कुछ घंटों के मशक्कत के बाद आरती का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो जाता है। देखिए, अब आरती जी खतरे से बाहर हैं, लेकिन आपसे ये कहना चाहूंगा कि उन्हें बाहर के फास्ट फूड से थोड़ा बचाइए और उन्हें कहिए कि इन चीजों पर थोड़ा परहेज रखें। ठीक है डॉक्टर साहब, क्या मैं आरती बहू से मिल सकती हूँ? हाँ जी, क्यों नहीं। इसके बाद पूरा परिवार आरती से मिलने के लिए जाता है, जहां आरती रोते हुए सभी से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, आलोक जी, नीलम दीदी, मैंने आप लोगों की एक भी बात नहीं सुनी। मैं आप लोगों की गुनहगार हूँ। आप लोग मेरी वजह से बहुत परेशान हुए। मैं सच में बहुत ही शर्मिंदा हूँ। हम तुझे ऐसे माफ नहीं करेंगे। तुम्हें हमसे ये वादा करना होगा कि आज के बाद तुम बाहर का कोई भी फास्ट फूड नहीं खाओगी और ज्यादातर खाना तुम घर का ही खाओगी और तुम बहुत ज्यादा भी खाना नहीं खाओगी।
हाँ, और आपको ये भी वादा करना पड़ेगा कि आपको रोज हर सुबह मेरे साथ योगा व्यायाम करना होगा। मैं आप सभी से वादा करती हूँ कि मैं आज के बाद कभी भी ज्यादा खाना या बाहर का खाना नहीं खाऊंगी। साथ ही मैं हर रोज योगा भी करूंगी। इस तरह से आरती का जीवन बच जाता है और वो आज के बाद से कभी भी बाहर का खाना नहीं खाती है और घर की चीजों को भी जरूरत से ज्यादा नहीं खाती है। साथ ही वो हर रोज व्यायाम भी करती है जिससे उसका शरीर तंदुरुस्त हो जाता है।